दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो ज़मीन है ना, इस ज़मीन के ऊपर एक विशेष कम्युनिटी पाई जाती है और इस कम्युनिटी का नाम है जाट जाट कम्युनिटी। जी हाँ, इसी जाट कम्युनिटी को 16 दूनी 8 भी बोलते हैं। 16 दूनी 8 का मतलब है जो उल्टे काम करे, यानी उल्टी खोपड़ी का आदमी। पता नहीं क्यों इसके बारे में ये ऐसा चर्चित है कि इनको 16 दूनी 8 क्यों कहा जाता है, लेकिन मुझे ज़रूर विश्वास है कि ये जो जाट कम्युनिटी है ना, ये 16 दूनी 8 कम्युनिटी है। अब क्योंकि मैं भी इस कम्युनिटी से आता हूँ, इसलिए अब मैं भी इसी उसमें कैटेगरी में आ गया, यानी 16 दूनी 8 में। और 16 दूनी 8 का मतलब जो कभी सीधे काम ना करे, जो हमेशा उल्टे काम करे। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये कम्युनिटी है ही 16 दूनी 8। अब क्योंकि मैंने अभी बताया कि मैं इस कम्युनिटी से संबंध रखता हूँ, तो मैं पहले तो अपने काम बताता हूँ कि मैंने कभी कोई काम सीधा किया ही नहीं। जितने भी काम हुए सारे उल्टे काम हुए। क्यों? क्योंकि जाटों में ये ख़ासियत है कि वो सोचते समझते नहीं हैं बिल्कुल भी। और जो कहना होता है वो कह देते हैं, जो करना होता है कर देते हैं, फिर चाहे वो ठीक हो या गलत हो, और अमूमन गलत ही होता है, ठीक तो कम ही होते हैं। खैर दोस्तों, अब मैं अपने बारे में कह रहा था, तो सबसे पहले तो दोस्तों ये है कि मैं अब आया हुआ हूँ लंदन में। और लंदन के अंदर जो टेम्परेचर है ना, वो -10 डिग्री है। हालाँकि मेरा जो घर है ना, यहाँ पर जो मैंने घर लिया है, वो जैसे सेंट्रल एसी होते हैं, ऐसे सेंट्रल हीटेड भी होते हैं, यानी सेंट्रल हीटर होता है, जो पूरे के पूरे मकान को गर्म रखता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा-सा भी बाहर निकलते हैं ना, तो वो हालत होती है जैसे अपने इंडिया के अंदर सर्दियों में जब टेम्परेचर थोड़ा डाउन आ जाता है, तो ये जो गली के कुत्ते हैं ना, ये जो गाँव के अंदर हारे-हुरे लगा देते हैं, उनके पास बैठते हैं, लेकिन फिर भी सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि वो छोटे-छोटे पिल्लू है ना, वो सारी रात कूँ-कूँ करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी लंदन में जो रहते हैं ना, वो घर से बाहर निकलते ही कूँ-कूँ करते हैं। अब मेरी भी यही हालत है, तो मैं 16 दूनी 8 हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए? मैं अच्छा भला इंडिया में था, और इंडिया को छोड़ के मैं लंदन में आ गया, और यहाँ ऐसा टेम्परेचर है कि घर से बाहर निकलो तो सिर घूम जाता है, पैर जाम हो जाते हैं, सभी कुछ हो जाता है। और वहाँ इंडिया में इतना बढ़िया मौसम था, उसको छोड़ाया मैं, तो हुआ ना 16 दूनी 8। खैर चलिए, अब मेरी बारी छोड़िए, अब लंदन की डिस्कस कर रहे हैं, तो लंदन की और बात करते हैं। लंदन के अंदर जितना दोस्तों जाट कम्युनिटी को मैंने देखा है ना, ऐसा हाल मैंने और कहीं नहीं देखा है। यहाँ पर होना तो ये चाहिए कि जितने भी जाट समुदाय के लोग हैं, उनको एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ उसका ठीक उल्टा है। यहाँ जितने भी जाट कम्युनिटी के लोग हैं ना, सभी एक-दूसरे की जड़ काटते हैं, और ऐसी जड़ काटते हैं और ऐसी बुराई करते हैं कि आदमी को सुनी नहीं जाए। एक वाक़या तो मेरे साथ भी हुआ। अब जो जो कि मेरा इसका मीडिया का काम है, इंटरव्यू वगैरह लेने का काम है, तो पिछली बार मैं आया था, तो मैंने अपने जाट कम्युनिटी के जो मेन-मेन से आदमी थे, उनके इंटरव्यू लिए। तो जैसे ही एक इंटरव्यू लिया, तो सभी के पास जाना ही जाना था, तो मैं तो दूसरे के पास पहुँचा, वो मेरे सिर पे चढ़ गया। "अरे यार! तू वो तो इतना घटिया आदमी, तुम उसको क्यों प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल करवा रहे हो, और क्यों उसका इंटरव्यू ले रहे हो, क्यों ये कर रहे हो, क्यों यूँ कर रहे हो?" और ये दोस्तों सभी का हाल है। मतलब ये नहीं कि भाई चलो मेरा इंटरव्यू लिया है, तो वो भी अपने देश का उल्टा कोऑपरेट करे, बताए भई वो भी अच्छा आदमी है, वो भी अच्छा, उसकी ये अचीवमेंट है, उसने यहाँ के जाट कम्युनिटी के लिए ये किया, उसने यहाँ के अपने देश के लिए ये किया है, और युवाओं के लिए कि वो तो गया भाड़ में, एक-दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक-दूसरे की जड़ काटते हैं। और एक महानुभाव तो ऐसे मिले कि उसने तो मेरे घर को ही तोड़ने की कोशिश की। अब पता नहीं, वो और मैंने जब उससे पूछा, तो उसका भी मकसद ये, उसने भी स्पष्ट कहा मेरे मुँह पर कि तुमने उसका इंटरव्यू क्यों लिया? अब हद है, ये सोचने वाली बात है कि मात्र मैंने किसी दूसरे का इंटरव्यू ले लिया, तो वो उसने मेरे घर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की कि मेरा मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं लिया। चलिए दोस्तों, अब ये तो बात थी लंदन की। अब ऐसा नहीं है कि जो 16 दूनी 8 वो लंदन में ही रहते हैं। 16 दूनी 8 तो दोस्तों हर जगह ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ठप्पा लग चुका है ये 16 दूनी 8 का जाट कम्युनिटी के ऊपर। अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में देखिए, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे चरण सिंह जी की। चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, हालाँकि उससे पहले कोई भी जाट कम्युनिटी से प्रधानमंत्री नहीं बना, और न उसके बाद प्रधानमंत्री बना। तो उनका समर्थन था इंदिरा गांधी जी से, तो पता है एक बात के ऊपर उन्होंने इंदिरा गांधी जी से सींग फँसा लिए। क्या ज़रूरत थी सींग फँसाने की? तो अगर वो सींग नहीं फँसाते, तो कम से कम वो पूरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री होते, और वो जाट कम्युनिटी के लिए, किसानों के लिए, इसके लिए बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी से सींग फँसाए, तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, अपने घर बैठ गए चुपचाप। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री होगी, तो उपराष्ट्रपति के अपने जगदीप धनखड़ जी थे। अच्छा भला उपराष्ट्रपति बना दिए थे मोदी जी ने, और उसके बावजूद कांग्रेस के साथ मिलकर मोदी की सरकार को ही गिराने के लिए वो करने लग गए।
तो ये 16 दूनी 8 आदमी कर सकता है, कोई और आदमी तो कर नहीं सकता है भाई। जिसने पर उपराष्ट्रपति जितना सम्मानित पद दिया है, कम से कम उसके साथ तो कोऑपरेट करके चलते तो वो पद तो नहीं जाता। आज बैठे हुए हैं कोने में पड़े हुए हैं कहीं न कहीं, ये हालत हो रही है। किसके लिए? सिर्फ़ 16 दूनी 8 कम्युनिटी के कारण। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कीटाणु ही ऐसे हैं कि वो हमें सीधा काम कर ही नहीं पाते, उल्टा काम करते हैं। अब चलिए देवीलाल जी की सुनिए। देवीलाल जी के पास से मौका आया था प्रधानमंत्री बनने का। अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो देखिए हरियाणा के लिए कितना कुछ कर सकते थे वो। क्यों? क्योंकि किसानों के लिए जो उनमें काम करने की थी, जाट कम्युनिटी में काम करने की जो तड़फ उनके अंदर थी, वो आज तक किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं हुई। लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने का मौका आया तो ये बोला नहीं, नहीं मैं प्रधानमंत्री नहीं बनता, मैं तो प्रधानमंत्री बनूँगा। प्रधानमंत्री के पद को छोड़कर प्रधानमंत्री बनना कौन करेगा? सिर्फ़ 16 दूनी 8 आदमी कर सकता है, या कोई और भी अब कर सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे ओम प्रकाश चौटाला जी की बात करते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी इतने अक्कड़ आदमी थे दोस्तों कि जो थोड़ा-सा भी कुछ किया करता ना अंदर पहुँचा दिया करते। एक मेरे को रोहतक में मिले थे सेठ किशनदास जी, पद्मश्री सेठ किशनदास जी गृह मंत्री थे वो। इसमें बंसीलाल जी की सरकार में हरियाणा विकास पार्टी में। तो एक दिन वो कोर्ट में मिल गए मेरे को। वो मुझे जानते थे तो मुझे देखते ही रोने लगे, बोला जी मुझे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जेल में पहुँचा दिया, आज तारीख भुगतने के लिए वो करने लग रहे हैं, और बताओ मैंने क्या गलती की थी, वहाँ क्या एलिगेशन था? वो बोले जी सिर्फ़ एलिगेशन ये था कि मैंने जो पैसा आया रोहतक में थोड़ा ज़्यादा लगा दिया, तो बताओ क्या मैंने कोई गुनाह किया है? और उनको जेल में भेज दिया। अब जब उनको जेल में भेज दिया तो प्रकृति का भी तो कोई नियम होता होगा ना दोस्तों। ख़ैर चलिए कोई बात नहीं। अब आगे बात करते हैं अपने ये दुष्यंत चौटाला जी। जब हरियाणा की जनता ने पूरा मन बना लिया था कि बीजेपी को हराना है, किसी भी हालत में हराना है, तो वो उनको समर्थन दे बैठे और बीजेपी की ज़बरदस्ती सरकार बनवा दी, तो उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ा ना। बीजेपी से अपमानित होकर निकले और आज न 3 में 13 में हाथ-पैर मारने लग रहे हैं कि वो कहीं एमएलए ही बन जाए। तो ये किसने किया? 16 दूनी 8 आदमी ने किया ना, जाट कम्युनिटी से एक आदमी था उसने किया ना, नहीं तो अब की बार दुष्यंत चौटाला जी फुल फ्लैश मुख्यमंत्री बनते, पक्का था ये, अगर समर्थन नहीं देते तो। खैर चलिए, अब बात करते हैं अभय चौटाला जी की। अभय चौटाला जी का आजकल ये मामला चल रहा है ना आईपीएस राम सिंह यादव वाला। अब एक बात देखिए, कोई भी आदमी जूते भी मारेगा और गिनवाएगा भी, ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ़ 16 दुनिया 8 कम्युनिटी का आदमी कर सकता है कि ठुकाई करो और उसी से गिनवाओ। 39 जूते, नहीं तो आज तक का इतिहास बता लीजिए, कोई भी आदमी पिटता हो, वो कभी ये गिन सकता है क्या कभी किसने कितने जूते मारे? तो गिनवाए गए होंगे तभी तो मारे होंगे ना। ये किसने किया? ये 16 दुनिया 8 कम्युनिटी से थे, जाट कम्युनिटी से थे, उसने किया है। अब चलिए दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं, अब है तो हैं, अब इनको 16 दुनिया 8 बोलते हैं, जाट कम्युनिटी को इनको तो सुधरना नहीं, और मुझे लगता है आगे भी नहीं सुधरना। खैर चलिए, अब आप बात कर रहे होंगे ये कि आप तो नेताओं की बात कर रहे हैं, पुरानी बात करें, चलिए एक नई बात कर लेते हैं। अभी 4-5 दिन पहले दोस्तों रोहतक ज़िले के अंदर एक जसिया गाँव है जिसमें छोटू राम धाम का निर्माण किया गया है। वो जो छोटू राम धाम था पहले एक यशपाल शर्मा यशपाल मलिक हुआ जी म यशपाल मलिक जी हुआ करते, किसान नेता थे वो। जाट कम्युनिटी के नेता थे, यूपी के थे, तो वो हरियाणा में आके ना अपनी वो चलाने लगे, इधर-उधर की बात करने लगे, फिर ऊपर से उनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि वो तो बीजेपी के एजेंट हैं। अब जब लोगों ने ये एलिगेशन लगाया, लोगों को ये पता चल गया, तो फिर लोगों ने उनको भगा दिया, पता नहीं बीजेपी के एजेंट थे या थे, लेकिन लोग ज़रूर कह रहे कि वो बीजेपी के एजेंट थे। वैसे अक्सर जितने भी किसान नेता उनमें से ज़्यादातर रूलिंग पार्टी के एजेंट ही होते हैं, क्योंकि कमाना-खाना तो आखिर उन्होंने किसानों के ने तो क्या देना है। किसानों में तो अपनी चौधर दिखानी है कि मैं किसान नेता हूँ, फिर अपने खुद के बच्चों को लगवा लेते हैं, 1-2 काम करवा लेते हैं, बस यही आजकल किसान नेताओं का हो रहा है ज़्यादातर का। खैर चलिए, सारे तो ऐसे नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे, कोई बात नहीं, चलिए। तो दोस्तों अभी ये 4-5 दिन पहले एक उसका 16वाँ या 12वाँ वार्षिक प्रोग्राम था, उसमें अभय चौटाला जी भी गए हुए थे। तो उसके अंदर वो छोटू राम धाम है, वो बहुत बढ़िया चला हुआ है। और वो 24 एकड़ में, ये कितने में फैला हुआ है, और उसके अंदर कंप्यूटर सेंटर और काफ़ी कोर्स और इस तरह के जो जाट कम्युनिटी के लिए काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अभी ये जो 4-5 दिन पहले की बात है, यहाँ पर उसको संविधान बदलने के लिए कि भाई इसका छोटूराम धाम का संविधान बदलो। अरे ठीक है भाई, अगर लगता है कि वो ठीक नहीं है तो बदल दो, लेकिन एक मीटिंग होती है, एक कोई मीटिंग रूम होता है, कोई हॉल होता है, उसमें बैठ के ना वो कर लो, बदल लो। लेकिन स्टेज पे आके जहाँ पर पूरा मीडिया था, और वहाँ पर कुछ तो कहने लगे हम संविधान बदलेंगे, कुछ कहने लगे नहीं बदलेंगे, और बात बढ़ती-बढ़ती एक दूसरे का देख दनादन दे दनादन, मतलब वो हाल कर दिया कि
अभय चौटाला जी जो खुद इतने बड़े वो थे, उनको भी ये कहने की ज़रूरत पड़ेगी, भाई अपने एक कमरे में कर लो ना यार, क्यों पब्लिक को तमाशा दिखा रहे हो? क्या समझदार का तात्पर्य ये था कि भाई जाट हो गए ना तुम ऐसा ऐसा काम करने लग रहे कि पब्लिक के बीच में एक-दूसरे का कॉलर पकड़ने लगे, गाली-गलौज देने लगे, मारपीट करने लगे, तो ये कौन कर सकता है? ये 16 दुनिया 8 ही कर सकते हैं ना, और 16 दुनिया 8 कौन है? जाट कम्युनिटी। अब जाट कम्युनिटी के लोगों को मैं समझ नहीं पा रहा कि कोई भी तो बात समझदारी की नहीं करते, जो भी करेंगे ताकत की बात करेंगे, घमंड की बात करेंगे, तो यही ताकत और ये घमंड उनको लेके बैठा हुआ है। अब आजकल वो ये पता नहीं क्यों नहीं सोच रहे जाट कम्युनिटी के लोग कि उनके बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, पैसा नहीं है, काम धंधा नहीं है, कुछ भी तो नहीं रह रहा है ना, और फिर भी किस चीज की झूठी अकड़ दिखा रहे हैं, किस चीज की पब्लिक में आके ने अपने कॉलर खड़े करके ये कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जबकि दूसरे लोग तो पब्लिक में आके ऐसा नहीं करते, ऐसा जुलूस नहीं निकालते अपनी कम्युनिटी का। कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि आने वाला कितना क्रूशियल टाइम है, तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन काम कर ले। अगर ये छोटूराम धाम भी है, तो इसके अंदर भी कई अच्छी कोर्स वगैरह ये कर रहा है, ऐसे-ऐसे कई चाहे छोटूराम जी के नाम से हो, चाहे जाट के नाम से या कुछ भी नाम से, इस तरह की संस्थाएँ खोल के ना अपने बच्चों के लिए फ्री कोर्स का या फ्री उनका क्यों नहीं करते? बच्चों को आगे बढ़ाने का क्यों नहीं काम करते? अगर रोज़गार नहीं है, तो अपने बच्चों को काम-धंधा सिखाने का क्यों नहीं करते? लेकिन आजकल एक चीज़ और है जाट कम्युनिटी में दोस्तों, आजकल लोगों की ज़मीन बिकने लग रही है और अच्छे रेट मिलने लग रहे हैं। तो जिनके पास ये जो ज़मीन बिक रही है ना, वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो गाँव में सबसे हाई-फाई और शानदार मकान बनाते हैं, और उसमें 2-3 एकड़ के पैसे तो उस मकान में लगा देते हैं, फिर थोड़े बहुत बचते हैं तो उसको बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, और वो थोड़े बहुत दिन में वो मकान मकान से इनकम तो होनी नहीं। चाहे वो 1 करोड़ का घर बना लो, 10 करोड़ का घर बना लो या 10 लाख का मकान, रहने के लिए ही तो है ना। लेकिन 2-3 एकड़ के पैसे है ना, वो उसमें लगा देते हैं और शानदार मकान बनाकर मूंछों को चौड़ी करके ना, जो पैसे हैं वो उसमें लगा देते हैं। और थोड़े बहुत पैसे बचते हैं तो एक तमंचा खरीद लेते हैं, और वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करके ना और जेल में चले जाते हैं। वो ज़मीन भी गई, रोज़गार भी गया, ज़िंदगी भी गई। ये कौन कर सकता है? दोस्तों, ये जाट कम्युनिटी के लोग करने लग रहे हैं, इसलिए इनको 16 दूनी 8 कहा जाता है। अब देखिए, काम की बात एक नहीं करते। अब जाटों के कितने विरोधी हैं, उनसे नहीं मुकाबला करते, उनका विरोध नहीं करते, उनका बहिष्कार नहीं करते, उनके सामने खड़े होकर नहीं डटते। लेकिन ये है कि एक तो मैं नाम भी बता देता हूँ, एक तो ये मनोहर लाल खट्टर जी, वो तो पहले ही लगाव रखते हैं जाटों से। जाटों से तो मनोहर लाल खट्टर जी को इतनी मोहब्बत है कि बस उनके दिल में तो हर वक़्त सिवाय जाटों के और कुछ होता ही नहीं। और उसका हाल भी देख लिया, पिछली उसमें सरकार बनी तो कैसे बनी है, और कैसे जाट वर्सेस नॉन जाट की पिछली सरकार बनाई, कैसे उन्होंने हरियाणा के अंदर जो ताना-बाना खराब किया, जाट वर्सेस नॉन जाट करके ने, और जाटों को खुदे लाइन लगाया। ख़ैर, राजकुमार सैनी जी थे, राजकुमार सैनी जी ने जाटों के कितना वो किया, उनके खिलाफ इतना वो नहीं किया, जाट कम्युनिटी ने उनका विरोध नहीं किया। चलिए वो पुरानी बातें हो ली, वो बैठ गए। अब उन्हें 3 में, न 13 में अपने कर्मों के कारण। लेकिन अब देखिए दोस्तों, अब एक तो रामचंद्र जांगड़ा जी है। रामचंद्र जांगड़ा जी खुल के जाटों के खिलाफ बोल रहे हैं, जाटों की सिट्टी-पिट्टी गुम हो रही है, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं कर रहा है कि हम वोट नहीं देंगे या आने वाले टाइम में बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, या तो उसको रोको नहीं तो बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। ऊपर से एक तो जाट वर्सेस नॉन जाट बीजेपी ने किया, और अब जाटों को वो करने के लिए अब हमारे नायब सैनी जी हैं, ये कभी जाटों का ये प्रोग्राम करते हैं, कभी वो प्रोग्राम करते हैं, और वहाँ जाते हैं। ये नहीं कहते हैं उनसे कि हमारे बच्चों को रोज़गार दो, हमारे बच्चों के लिए ये करो, हमारे बच्चों के लिए वो करो। बस जय-जयकार बोलते रहते हैं, उस प्रोग्रामों में जाते हैं, एक-एक समोसा खाकर जय-जयकार करके अपने घर आ जाते हैं। अब रामचंद्र जांगड़ा को छोड़िए, अब आप ये जो आजकल रामकुमार गौतम जी हैं, ये तो सरेआम जाटों को कुत्ता बोलते हैं, कुत्ते से तुलना करते हैं जाटों की, इनका कोई विरोध नहीं कर रहा है। एक आधा छोटा-मोटा वो खाप वाले चले जाते हैं या कह देते हैं और फिर अपने घर बैठ जाते हैं। असल में ये खाप वाले हैं ना दोस्तों, ये तो पता नहीं, जहाँ वास्तव में ज़रूरत होती है ना, वहाँ तो रोल प्ले करते नहीं, जहाँ ज़रूरत नहीं होती, वहाँ जाके अपना समर्थन देते हैं। ये जाटों की जो खाप पंचायतें हैं ये। तो ये भी नहीं सोचते कि ज़रूरत पे ही आवाज़ उठानी चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बस ये है कि एक बार ये दिखाना है, वो खाप आएगी, वो खाप का वो प्रधान आ गया, अखबार हम वो निकलवा देते हैं, और वो जो किसान नेताओं वाला काम है, ये खापों के प्रधान और खापों ये दूसरे ही करने लग रहे हैं। सीएम को दिखाएँगे, सरकार को दिखाएँगे, या फिर प्रतिपक्ष के जो न दूसरे विपक्ष के नेता उनको दिखाएँगे कि हम खाप चौधरी, हम इतने आदमी हैं। और वही यही है कि अपने 1-2 बच्चों को लगवा लेते हैं, एक आधा छोटा-मोटा पर्सनल काम कर लेते हैं, बाकी खाप के नाम से ये करने लग रहे हैं, बाकी लोग जाओ भाड़ में। तो ये कौन कर सकता है दोस्तों? ये जाट कम्युनिटी ही कर सकती है, और जाट कम्युनिटी
अब राम कुमार गौतम जी के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो राम कुमार गौतम जी था, उसका विरोध तो करना नहीं, उल्टा राम कुमार गौतम जी की खासियत है 1-2। पहली बात तो ये है कि राम कुमार गौतम जी जिसका खाते हैं उसी की जड़ काटते हैं। उनका इतिहास उठा के देख लो। दूसरा फिर ये है कि वो बार-बार इस तरह की हरकतें करते हैं, बार-बार गाली देते हैं और फिर माफ़ी माँग लेते हैं। ये उनकी फ़ितरत में है। गाली देना, दूसरे की बेइज़्ज़ती करना और फिर माफ़ी माँग लेना, ये कहना भई मेरे शब्द गलत थे, ये थे, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो गाँव का रहने वाला हूँ। हर गाँव के अंदर गालियाँ होती है। ये वो एहसास करते नहीं कि दूसरे का अपमान भी होता होगा, पूरी जाट कम्युनिटी को गाली दे रहे हैं, तो जाट कम्युनिटी का भी अपमान होता होगा। लेकिन जाटों को अपमान से क्या लेना-देना है? उनको तो अपनी चौधर से मतलब है, अपने स्टेज पे आके लड़ने से मतलब है, मीडिया के सामने लड़ने से मतलब है, अपने अहंकार से मतलब है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो प्रयत्न करने का, लड़ने का कोई उनके पास कोई है ही नहीं। चलिए दोस्तों, अब जो भी है, अब जाट पता नहीं ये वास्तव में ही सही कहा गया है कि जाटड़ा और काटड़ा, इनको तो अकल आएगी नहीं, ये तो हमेशा उल्टे चलते ही चलते हैं। तो भाई मैं जाट कम्युनिटी से ये कह रहा हूँ, अपने अहंकार को छोड़ो, झूठी बातों को छोड़ो, दिखावे को छोड़ो, लड़ाई झगड़े को छोड़ो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर लो। आने वाला टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है और आज क्राइम के अंदर हरियाणा पूरे देश का सबसे नंबर 1, तो क्या मैं ये कह रहा हूँ अफ्रीका जैसे देशों से भी आगे निकल चुका है क्राइम में। कोई भी जो औरत है वो घर के अंदर मतलब गली के अंदर भी सेफ नहीं है, कोई आदमी सेफ नहीं है। कहाँ लूट हो जाए, कहाँ मर्डर हो जाए, रोज़ाना मर्डर की खबर आती है, कोई एक्शन नहीं होता। और हमारे एक ये जो बहुत बढ़िया डीजीपी जी हैं, जो अभी 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं जो थार चलाते हैं ना और जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो बदमाश होते हैं, बाकी बदमाश नहीं होते। चलिए दोस्तों, अब 16 दुनिया 8 कम्युनिटी होगी तो उनको तो फिर ऐसा ही कहा जाएगा। इसमें ना तो डीजीपी साहब का कोई कसूर, इसके लिए कोई कसूरवार है तो वो खुद जाट कम्युनिटी कसूरवार है। उनकी खाम-खाम का अहंकार कसूरवार है, खाम-खाम की मूंछों का जो ऊपर की तरफ ताव देते हैं वो कसूरवार है और काम उन्होंने कुछ करना नहीं है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सोचना नहीं, कोई प्लानिंग नहीं करनी, कुछ बचत नहीं करनी, कुछ ढंग की जगह पैसे नहीं लगाने, ज़मीन बेच के ने घर बना लिया, गाड़ी ले ली, पिस्टल ले ली, एक आधे आदमी को भटका दिया और ज़िंदगी खराब। यही है दोस्तों, भाई सुधर जाओ। छोटू राम सर छोटू राम ने कहा था, "रे जाट बावड़े, एक तो बोलना सीख ले, दुश्मन ने पहचान ले।" आज कौन दुश्मन है उसको थोड़ा-सा नज़र मार लो एक बार, बोलना सीख लो, स्टेज पे आकर ने जो जसिया धाम में किया था इस तरह की हरकतें बंद करो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर लो। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, वीडियो को हाइप करें। और चलते-चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। अगर किसी को बुरा लगा हो तो भाई वेरी वेरी सॉरी, लेकिन सुधर जाओ जाटो, सुधर जाओ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।